अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का अमरात चैनल में। बात आज हम करने जा रहे हैं बीबीसी की रिपोर्ट के हवाले से, जिसके नज़दीक पाकिस्तानी रॉकेट्स फेलियर हैं और उन्होंने यूक्रेन रशिया वॉर में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इस चीज़ पर इंडियंस तो जहां खुशी के शादियाने बजा रहे हैं, पाकिस्तानियों के लिए दो कंसर्न्स हैं। पहला तो रॉकेट्स की बेइज्जती होगी, दूसरा एक बड़ा नैरेटिव था कि पाकिस्तान ने तो यूक्रेन को रॉकेट्स नहीं दिए या कुछ नहीं दिया, तो ये बात तो निकल कर सामने आ गई। तो इन दोनों चीज़ों पर आज हम ज़रा फैक्चुअली या ऑब्जेक्टिवली इनको देखते हैं कि बेसिक वजह बनी क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड बताता चलूँ तो मिड 2022 में सितंबर के करीब ये रिपोर्ट्स इमर्ज होना शुरू हुई थी कि पाकिस्तान आर्टिलरी शेल्स जिनमें 122 mm के और 155 mm के राउंड्स यूक्रेन को दे रहा है। उसके बाद ये भी खबरें आई कि पाकिस्तान ने अपने यरमूक रॉकेट्स प्रोवाइड किए हैं यूक्रेन को। अब इस चीज़ को रिपोर्ट करने वाली इंडियन साइड थी, लेकिन यहाँ जो बेसिक फैक्ट ये है कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को ये वेपन्स प्रोवाइड नहीं किए थे। बुनियादी तौर पर हुआ क्या था कि ब्रिटेन ने और जर्मनी ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को एक ऑर्डर दिया। इस ऑर्डर के तहत वो पाकिस्तान से मुख्तलिफ आर्टिलरी शेल्स चाहते थे और यरमूक रॉकेट्स चाहते थे। यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्ट ये है कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 40 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ को एमुनिशन प्रोवाइड करती है, जिसमें हमारी यरमूक रॉकेट सिस्टम्स भी हैं, उसके अलावा आर्टिलरी शेल्स भी हैं। दूसरा बहुत छोटा मोटा एमुनिशन है जो 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ यूज़ करती हैं, और इनमें से बहुत सी कंट्रीज़ यूरोप में मौजूद है। मतलब पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो बना हुआ जो असला है वो यूरोप में मौजूद कंट्रीज़ यूज़ करती हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ ये समझते हैं कि उनके असले का तो लेवल ही कुछ और है। तो होता कुछ यूँ है कि जब यूक्रेन पर रशिया भारी पड़ने लगता है और यूक्रेन के ईस्टर्न बहुत से इलाके रशिया के अंडर आ जाते हैं, तो जर्मनी और ब्रिटेन पाकिस्तान से उन्होंने जो आर्टिलरी शेल्स और यरमूक रॉकेट्स लिए हुए थे वो यूक्रेन की तरफ भेज देते हैं। नाम पाकिस्तान का लग जाता है कि पाकिस्तानी रॉकेट सिस्टम्स और पाकिस्तानी मोटर शेल्स या आर्टिलरी शेल्स देखेंगे यूक्रेन में। अब उस पर इंडियन साइड ने यह प्रोपेगेंडा किया कि तो पाकिस्तान ने डायरेक्ट भेजे हैं, हालांकि उसकी रियलिटी ये थी कि जर्मनी और ब्रिटेन ने वो अपने लिए बेसिकली लिए थे। जर्मनी और ब्रिटेन ने हमें ऑर्डर दिया था पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को, और कोई भी फैक्ट्री या कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी, उससे इस बात से गर्ज नहीं है कि उसका जंग में असला जा रहा है या कहाँ जा रहा है। उसे ऑर्डर देने वाली दो कंट्रीज थी, उन पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने अपना ऑर्डर पूरा कर दिया। बाद में ब्रिटेन की या जर्मनी की मर्जी है कि वो अपने इन हथियारों को अपने पास रखे या वो किसी दूसरे मुल्क को दे दे। अब यहाँ तक मेरा ख्याल है कि बात क्लियर हो जानी चाहिए कि पाकिस्तानी रॉकेट सिस्टम्स या पाकिस्तानी आर्टिलरी शेल्स यूक्रेन में क्या कर रहे हैं। हमने अपना ऑर्डर बेसिकली पूरा किया, उसके बाद हमारा कंसर्न नहीं है कि वो कहाँ दिए आगे कंट्रीज़ ने या कहाँ नहीं। उसके बाद क्वेश्चन आता है बीबीसी की रिपोर्ट का, जो ये दावा करती है कि पाकिस्तान के जो ग्रेड रॉकेट सिस्टम्स है, जिन्हें हम यरमूक कहते हैं, जिन्हें खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ बनाती है KRL, वो बहुत ज़्यादा अच्छे साबित नहीं हुए। यहाँ उन्होंने 3 कंट्रीज़ की बात की है, चेक रिपब्लिक, रोमानिया और पाकिस्तान। इन दोनों से 122 mm के रॉकेट्स इन्होंने लिए थे, ग्रेड बेसिकली रॉकेट्स। इन तीनों कंट्रीज़ में पाकिस्तानी जो रॉकेट्स हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। अब बीबीसी के बारे में इंडियंस इससे बहुत ज़्यादा उछाल रहे हैं, लेकिन कुछ हफ्ते पहले या कुछ महीने पहले बीबीसी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो गुजरात का सारा मैस्कर किया गया था, उसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री जारी की थी। तब इंडियंस के जो बड़े बड़े उनके अकाउंट्स हैं, उन्होंने कहा था कि बीबीसी को बैन किया जाए, ये टोटली प्रोपेगेंडा फैलाती है। लेकिन आज उसी बीबीसी ने अगर पाकिस्तान के खिलाफ चीज़ कही है तो इंडियंस कह रहे हैं कि बीबीसी तो बिल्कुल कहती सच है, बीबीसी ने कभी झूठ नहीं बोला। बहरहाल मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान के पास जो ये 122 mm के गज़ब रॉकेट्स हैं ना, ये असल में सोवियत यूनियन के रॉकेट सिस्टम BM-21 ग्रेड की TOT है, लेकिन उसमें पाकिस्तान ने चेंजेस बहुत सी की थी। जो रॉकेट लॉन्चर्स और रॉकेट सिस्टम सोवियत यूनियन बनाता था, ग्रेड रॉकेट सिस्टम जिसे कहते हैं, ये बेसिकली अपने अर्ली वर्जन्स में 20 किलोमीटर की रेंज रखता था इसका रॉकेट। उसके बाद इसके इम्प्रूव्ड वर्जन्स आए तो उनकी रेंज 35 किलोमीटर यानी कि 35 किलोमीटर तक चलेगी। उसके अलावा इसकी एलिवेशन में भी कुछ मसले मसाइल थे इसकी रॉकेट सिस्टम्स में, और इसकी रॉकेट लॉन्च व्हीकल में भी। पाकिस्तान ने जब इसे खान रिसर्च लेबॉर्ट्री में बनाना शुरू किया तो हमने इसकी जो लॉन्चिंग व्हीकल है उसमें बहुत सी चेंजेस की। अगर आप इसमें कुछ तब्दीलियां देख सकें, कहा जाए तो नॉर्मली सोवियत यूनियन ग्रेड सिस्टम्स में आपको पीछे की तरफ एक स्टेबलाइज़र नज़र नहीं आएगा, लेकिन पाकिस्तान ने स्टेबलाइज़र को ऐड किया था जिससे इनकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और दूसरा, ये 122 mm के रॉकेट्स फायर करता है, लेकिन पाकिस्तान ने इसके लिए एक बेहतर 122 mm का रॉकेट बनाया था जिसे यरमूक का नाम दिया गया था।
और इससे इसकी रेंज 35-40 किलोमीटर से बढ़कर 45 या 50 किलोमीटर तक हो जाती है। रॉकेट्स को यहाँ तक अपग्रेड किया गया कि इनकी रेंज 35 किलोमीटर से बढ़कर 45-50 किलोमीटर तक चले गई और इनके इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम को भी चेंज किया गया या उसको मॉडिफाई किया गया। सो जो पाकिस्तान के पास 122 mm के ग्रेड रॉकेट्स या जिन्हें हम यरमूक रॉकेट्स कहते हैं, वो वैसे रॉकेट्स नहीं है जो 1960 या 1970 की दहाई में सोवियत यूनियन यूज़ करता था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यूक्रेन जिस किस्म के लॉन्चर्स को यूज़ कर रहा है ग्रेड सिस्टम के, वो वही पुराने लॉन्चर्स हैं जो 1960s 1970s में यूज़ किए जाते थे सोवियत यूनियन के थ्रू। अब पाकिस्तान के अपग्रेडेड रॉकेट्स को जब उन पुराने रॉकेट सिस्टम्स में चलाएंगे आप, तो ज़ाहिरी बात है आपको वैसे नताइज नहीं मिलेंगे जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जबकि रोमानिया और चेक रिपब्लिक से जो इन्होंने रॉकेट्स लिए हैं वो वही पुरानी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं जो कि 1960s 70s में सोवियत यूनियन जिस टेक्नोलॉजी के तहत ये 35 किलोमीटर के रॉकेट्स बनाता था। जबकि पाकिस्तानी रॉकेट्स चूँकि अपग्रेडेड हैं और उनकी रेंज भी 35 किलोमीटर से बढ़कर 45 से 50 किलोमीटर के दरमियान है, तो इनके लिए आपको लॉन्चर व्हीकल्स भी पाकिस्तान की गज़ब लेनी पड़ेंगी। गज़ब व्हीकल के थ्रू अगर आप यरमूक रॉकेट सिस्टम को फायर करोगे तो वही आपको फ़ायदा देगी। लेकिन अगर आप पुरानी सोवियत BM-21 से पाकिस्तान के अपग्रेडेड यरमूक रॉकेट सिस्टम्स फायर करोगे तो ज़ाहिरी बात है उसमें मसले मसाइल आएंगे। मैं आपको मिसाल आज़रबाईजान की देता हूँ। आज़रबाईजान ने पाकिस्तान से यरमूक रॉकेट्स भी खरीदे और उसके साथ साथ गज़ब लॉन्चिंग व्हीकल्स भी खरीदी। उसकी वीडियो आप यहाँ देख भी सकते हैं। इन मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स को आज़रबाईजान ने कामयाबी के साथ यूज़ किया नगोर्नो काराबाख की जंग में 2020 में, और 2021 में और 22 में भी जब झड़पें होती रही हैं तो इन्होंने पाकिस्तानी रॉकेट्स को यूज़ किया। उसके अलावा यहाँ एक और चीज़ देखने वाली भी है कि 40 से ज़्यादा कंपनीज पाकिस्तान के इन वेपन्स को यूज़ करती है, लेकिन उनमें से कभी भी किसी को ये मसला नहीं आया कि पाकिस्तानी रॉकेट्स नहीं काम कर रहे या आर्टिलरी शेल्स नहीं काम कर रहे। जब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की गई नगोर्नो काराबाख की तो उसमें आज़रबाईजानी सोल्जर ने खुद तारीफ़ की पाकिस्तानी रॉकेट सिस्टम्स की और टर्किश ड्रोन्स की, क्योंकि इन्होंने आर्मीनिया के बहुत से ठिकाने तबाह किए थे, क्योंकि उन्होंने पूरा एक प्रोसीजर समझा और तमाम इक्विपमेंट लेकर चीज़ को यूज़ किया। यहाँ मैं आपको एक सिंपल मिसाल दूँ तो अगर आप एक AK-47 के कैलिबर का राउंड लें, बुलेट लें और उसको एक पिस्टल में डालकर फायर करें तो पिस्टल का भी बेड़ा गर्क होगा और ना राउंड से आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी कि जो चीज़ जिस इक्विपमेंट के लिए बनी है वो उसी में रख के ही आप यूज़ कर सकते हैं। सेम एज आप F-16 के अमेरिकन मेड AIM-120 मिसाइल्स को चाइनीज़ या पाकिस्तानी जहाज़ों में या रशियन जहाज़ों में लगा के नहीं फायर कर सकते, क्योंकि उनमें अमेरिकन सोर्स कोड है और वो मिसाइल सिर्फ अमेरिकन जहाज़ पर लग के यूज़ हो सकते हैं। सेम गलती यूक्रेन ने भी की कि उसने पाकिस्तान के अपग्रेडेड रॉकेट्स को फायर करने के लिए पुरानी लॉन्च व्हीकल्स को यूज़ किया। उसे चाहिए था कि पाकिस्तानी अगर अपग्रेडेड रॉकेट्स उसे मिल गए हैं जर्मनी या ब्रिटेन की तरफ से तो पाकिस्तानी गज़ब लॉन्चर्स भी उन्हें लेने चाहिए थे, या अगर वो नहीं ले सकते थे तो अपने मौजूदा रॉकेट सिस्टम्स में उन्हें कुछ तब्दीलियां करनी पड़नी थी या उन्हें करनी चाहिए थी ताकि उन्हें खातिर खा नताइज मिल सकते। और यहाँ एक और मैं आपको रीज़न बताऊँ कि क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी रॉकेट्स फेल हो गए हैं, और यहाँ वो खुद ये कह भी रहे हैं कि हमें मज़ीद वेपन्स चाहिए। यानी कि पाकिस्तानी रॉकेट से अगर हमें अच्छी कारकर्दगी नहीं मिली तो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ ये हमें और वेपन्स प्रोवाइड करें। सो यहाँ सिंपल सा उनका लॉजिक ये है, क्योंकि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट बारहा दौरे कर रहे हैं यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज़ के, नेटो कंट्रीज़ के, ताकि उन्हें मज़ीद वेपन्स दिए जाएँ। रिसेंटली उन्होंने चैलेंजर जैसे जो मुख्तलिफ टैंक्स लिए बरतानिया से दूसरे कंट्री से, उन्हें रशिया के ख़िलाफ़ कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई है। दूसरा, शॉकिंग रिपोर्ट्स ये हैं कि बखमूद का एरिया 65% तक रशिया ने कंट्रोल कर लिया है, अपने अंडर ले लिया है। बखमूद का शहर बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि यहाँ से स्ट्रेटजिक रूट्स कुछ ऐसे जाते हैं कि अगर ये शहर रशिया के अंडर आ गया तो फिर यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन करने की सकत नहीं रख सकेगा। यही चीज़ है कि बखमूद की यहाँ बार बार बात की जा रही है कि वो हार रहे हैं, इसलिए मज़ीद वेपन्स चाहिए, और वो मज़ीद वेपन्स लेने के लिए अगर दूसरे मुल्कों पर प्रेशर भी थोड़ा सा बिल्डअप करना पड़े तो वो भी कर रहे हैं। उसके लिए नेटो पूरी कोशिश कर रहा है, इसीलिए पाकिस्तान पर अब प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि जैसे पहले बरतानिया और जर्मनी ने पाकिस्तानी जो वेपन्स थे वो चोरी छुपे यूक्रेन को दे दिए, ये जो भी मसला बना, ये जो भी मामला थे वो लाता एक साइड पर रखें, तो उन्होंने ये काम कर दिया। अब वो मज़ीद इस तरह की डिमांड्स कर रहे हैं। और यहाँ एयर डिफेंस की वो बुरी सूरत हाल है कि यूक्रेन के पास एयर डिफेंस मिसाइल्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ यूक्रेन खुद मान रहा है कि वो अपने तमाम ग्रेड रॉकेट्स चला चुके हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, अब बस उन्हीं चीज़ों पर वो डिपेंडेंट है कि दूसरे कंट्रीज़ उन्हें क्या असला दे रहे हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि क्यों पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा यहाँ बनाया गया। हालांकि पाकिस्तान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी नहीं इस तमाम चीज़ों में,
इवन अगर हम सेम इंडिया को देखें तो इंडिया बेशक रशिया का एलाई है, लेकिन यूक्रेन में इंडियन मेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी मौजूद देखे गए हैं और इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। अब ये नहीं कहा जा सकता कि इंडियन गवर्नमेंट ने जानबूझ के ही काम किया या इंडिया के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने यूक्रेन को ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रोवाइड किए। सेम एज ईरानियन मोटर शेल्स देखे गए यूक्रेनियन फोर्सेस के अंडर। सो जो फोग ऑफ वॉर होती है उसमें ये चीज़ें चलती हैं और इस वजह से अगर हम ये समझें कि फ़लाँ मुल्क फ़लाँ से नाराज़ हो जाएगा या फ़लाँ मुल्क फ़लाँ से नाराज़ हो जाएगा, तो ये चीज़ें ऐसी नहीं होती और ना ही जियोपॉलिटिक्स इस तरह चलती है। बहरहाल ये कुछ रीजंस हैं जिस बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि यूक्रेन इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है। सो ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।